नमस्ते, मेरा नाम महेंद्र सिंह राजपूत है। मेरी बीडीओ में राजस्थान में प्रथम रैंक थी और पटवारी में 846, चतुर्थ श्रेणी में 146वीं रैंक तथा पशु परिचर में 127वीं रैंक थी। मैं आपके अनेक सारे कमेंट देख रहा हूँ और उनमें मैंने जो नोटिस किया है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो या तो फोर्थ ग्रेड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से या फिर एलडीसी और बीडीओ के लिए स्ट्रेटेजी से। तो फोर्थ ग्रेड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपके डाउट्स आते हैं तो मैं और एक और वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट्स में उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और एलडीसी के लिए आज हम कुछ बात करेंगे। चलिए तो हम अब एलडीसी के बारे में कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता है, जैसे कि एलडीसी की एग्ज़ाम जुलाई 2026 में होने वाली है और इसमें जो हमने सीईटी 2024 में दी थी वो 12th वाली, तो उसी को मांगा गया है। इसके लिए 2026 में कोई नई सीईटी नहीं हो रही है, तो ये बात आपको ध्यान में रखने की है। और जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उन्होंने ज़्यादातर ने फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 फरवरी है। तो जल्द से जल्द फॉर्म भरना सुनिश्चित करें, क्योंकि बाद में कुछ साइट के इश्यूज होते हैं तो आपके वो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसके लिए मैं बोलूँगा आप जल्द से जल्द फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 फेज़ में होता है। इसमें जो पहला फेज़ होता है वो रिटन एग्ज़ाम का होता है, जिसमें जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश जैसी चीज़ें होती है। और जो दूसरा फेज़ होता है वो टाइपिंग से संबंधित होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि सबसे पहले हम पेपर क्लियर कर लेते हैं, टाइपिंग उसके बाद करेंगे। पर मेरा मानना यहाँ थोड़ा डिफरेंट है आपसे। मैं कहूँगा आप एक बार टाइपिंग पे भी थोड़ा बहुत फोकस करें। जिस प्रकार मैं अगर बताऊँ तो आप अभी से, क्योंकि अनेक सारे बच्चों को ये डाउट रहते हैं अगर अभी से करें कब से करें, तो मेन बात है आप अभी से रोज़ अगर 1-1 घंटे टाइपिंग को देते हैं तो यूँ मान के चले कि एलडीसी में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें से आप अनेकों बच्चों से थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे हो रोज़। क्योंकि पेपर सब पास करेंगे, उसमें जितने भी पास किए जाएंगे उनमें पेपर तो सबका होगा, लेकिन उनमें से टाइपिंग के लिए जो योग्यता मांगी गई है वो आप पहले से तैयार कर चुके हो। तो आप एक बार थोड़ा थोड़ा रोज़ 1-1 घंटे टाइपिंग पर दें। पिछली जो एलडीसी भर्तियाँ हुई हैं जो 2018 में हुई है और 2024 में हुई है, उनमें टाइपिंग के लिए एक लंबा टाइम मिला है। लेकिन इस बार जो मुझे लगता है कि टाइपिंग के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि टाइपिंग पर थोड़ा बहुत फोकस कर ले। और मैं टाइपिंग के बारे में भी आपको बता देना चाहता हूँ कि टाइपिंग का जो है तो 2018 तक का जो पैटर्न था उसमें अब की बार 2024 में कुछ सिलेबस में चेंज किया है। जैसे कि सिलेबस में अब की बार एक्सेल जोड़ दिया है। तो ऐसी चीज़ों को भी आप फोकस में रखते हुए टाइपिंग का ध्यान रखें। अब जो हम बात करेंगे वो रिटन एग्ज़ाम के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर 100-100 नंबर के होते हैं, जिनमें जो पहला पेपर होता है वो जीके जीएस का होता है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं और 150 क्वेश्चन में भी 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, 50 क्वेश्चन साइंस के होते हैं और 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं। और जीके में भी अगर मैं मोटे मोटे सब्जेक्ट्स बताऊं आपको तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरी नहीं है, पॉलिटी का केवल एक टॉपिक है जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, तो वो करना है आपको। और कुछ इंडियन ज्योग्राफी के इकोलॉजी वाला पोर्शन है, तो हम इस पे आगे बात करेंगे। और जो दूसरा जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश संबंधित होता है। दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये जो पोर्शन है इसको भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपको एक एक नंबर के लिए काम करना है। जब मेरिट बनती है तो जब जो कट ऑफ होती है उसके आसपास देखना, इससे 1 या 2 नंबर के आसपास अनेक बच्चे होते हैं और वो बोलते हैं कि 1 नंबर और होता तो मेरा हो जाता। अब एलडीसी में जो 2 पेपर होते हैं उनमें अगर कोई मेरे से पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण अगर आपको तैयारी करनी है किस पे आपको टाइम देना है, तो मैं उनको बताऊंगा कि आपको मैथमेटिक्स पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि आरएसएस भी जितनी भी एग्जाम्स कराता है उनमें अगर देखें कि जिसमें अच्छी मैथ आती है या फिर मैथ का जो एक वाइड सिलेबस है तो वो एलडीसी में ही है। और एलडीसी का जो आप अगर सिलेबस देखोगे मैथ का, अगर आप एलडीसी का सिलेबस खत्म कर लेते हो तो उसका फायदा आपको आगे आने वाली एग्जाम्स में भी होगा। जैसे ग्राम विकास अधिकारी, अगर आप एलडीसी का मैथ का सिलेबस पूरा खत्म कर देते हो तो फिर आपको वीडियो के 24 के 24 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब हम एक अलग से बात करना चाहेंगे, जिसमें अगर मैथमेटिक्स संबंधित अगर हम बात करें तो
बच्चों को दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। एक तो वो बच्चे जो मैथ्स से हैं, और एक वो बच्चे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि आर्ट्स से हैं या फिर कोई कॉमर्स से हैं। तो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, उन बच्चों में एक मैथ का फोबिया रहता है कि मैथ तो अब हमारे लिए है ही नहीं, या फिर एलडीसी बीडीओ जैसी एग्ज़ाम को वो इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें एक अच्छी लेवल की मैथ आती है। तो मैं उनसे कहूँगा, अभी समय है। एलडीसी के लिए लगभग 6 महीने बचे हुए हैं और वीडियो के लिए तो पूरा साल बचा हुआ है। अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए मैथ को करें तो मैथ आप कर सकते हो। और 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर उनमें से नॉन मैथ वाले स्टूडेंट अगर 35 क्वेश्चन भी करते हैं और उसके अलावा जीके में अगर थोड़ा सा एक उनसे थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करें तो वो भी कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। और जो दूसरे बच्चे हैं जो मैथ्स वाले हैं, सबसे बड़ी बात तो जो मैथ्स वाले हैं ये ना सोचे कि हमें मैथ पूरी आती है। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर करें। और मैं उनसे बोलूँगा कि 50 में से कम 45 क्वेश्चन तो करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 50 में से 50 सही करते हैं और वो कंपटीशन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं मैथ के लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो डालूँगा कि मैथ को किस प्रकार पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, मैं ये भी बताऊँगा। तो इसके लिए हम एक जल्दी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताया जाए कि मैथ की शुरुआत ऐसे करनी चाहिए और किस तरीके से आप एक अच्छे स्तर पर मैथ को ले जा सकते हो और अपने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हो। अब जो दूसरा जो सबसे बड़ा पोर्शन आता है जिसमें साइंस के 50 क्वेश्चन होते हैं, और यूँ मान के चलो एक तरफ जीके है जो उसमें आपको अनेक सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और दूसरी तरफ साइंस है जिसमें केवल आपको एक सब्जेक्ट, क्योंकि अगर ज़्यादातर हम आरएसएसबी का पैटर्न देखें उसमें 6 से 10 तक की साइंस आती है, उनमें से भी जो अगर अलग से निकाल के देखें तो 9वीं और 10वीं की साइंस आती है। और उसको अगर हम देखें फिजिक्स केमिस्ट्री में बांटने के बजाय एक पूरी विज्ञान ही मानते हैं, तो इधर एक पेपर और एक सब्जेक्ट, और वहाँ पे आपको 3 या 4 सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपको जीके में 50 क्वेश्चन करने हैं। और जीके के 50 क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं होती कि आप कितने सही कर सकते हो, पर साइंस में अगर आप अच्छे से पढ़ो तो 50 में से 40 प्लस आराम से सही कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि आपको साइंस को मैथ्स के बराबर वेटेज देना है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साइंस और मैथ के अलग से जिनमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है वो 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और 100 में से अगर आप 80 से 90 क्वेश्चन करते हो तो आप बहुत आगे निकल जाते हो। तो और जहाँ तक साइंस की बात है, बच्चे पूछ रहे थे साइंस कहाँ से पढ़े, तो साइंस के लिए मैं खुद अपना कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। तो वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में डाल दूंगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ग्रुप का लिंक डालूंगा। कुछ बच्चों ने पहले भी ज्वाइन किया है, और जो नए बच्चे हैं या फिर जिनको पता नहीं है कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो हम उस पर अपने जो कंटेंट है, मेरा खुद का जो कंटेंट है या फिर मैं जो आपके लिए थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा हूँ उसको वहाँ मैं डालता हूँ। और जैसे मुझे समय मिलता है मैं अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित जो टॉपिक होंगे, जैसे कि बच्चों की डिमांड होगी उसी हिसाब से मैं कुछ कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल करवाऊँगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, तो वहाँ पे साइंस के नोट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। मैथ्स और साइंस के बाद अगर आपको किसी सब्जेक्ट को वेटेज देना है तो मैं आपको कहूँगा कि आप इंग्लिश को दे सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के 75 क्वेश्चन हैं। और हमारे जो राजस्थान के जो बच्चे हैं उनमें देखा जाता है कि उनकी हिंदी अच्छी होती है, हिंदी के भी हालांकि 75 क्वेश्चन है, तो हिंदी और इंग्लिश का वेटेज बराबर है। लेकिन बच्चे इंग्लिश को पता नहीं, इंग्लिश का जैसे मैथ का फोबिया होता है उसी प्रकार का इंग्लिश का फोबिया होता है, वो नहीं कर पाते या फिर करना भी नहीं चाहते। उनको लगता है कि हम तो इंग्लिश है मैथ है ऐसे सब्जेक्ट कर ही नहीं सकते। तो आपको इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, और इंग्लिश में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको वोकैब पे ध्यान देना है। क्योंकि वोकैब आपको ये मान के चलो कि अगर आपने वोकैब तैयार की है तो आपको इंग्लिश के अलग अलग अनेक सारे टॉपिक्स में वोकैब काम आएगी। आप किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए, आपकी वोकैब काम आएगी। आप चाहे पैराग्राफ देखो तो पैराग्राफ में अगर आपको वोकैब आती है तो आप उसका इजीली सॉल्व कर सकते हो। और वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड आपको आने चाहिए, और इनके हिंदी अर्थ सहित आने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को रहेगा कि हम ये कहाँ से करें या फिर इसके लिए कंटेंट अवेलेबल करवाओ, तो मैं इसके लिए आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए जो आप सब जानते हो शिवानी मैडम, उनके पास जाइए, या फिर उनकी एक पीडीएफ आती है जो कि मैं हो सकता है तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, या फिर आप उनके
चैनल से ले सकते हैं। उनकी जो पीडीएफ है वो इंग्लिश का एक आरएसएसबी के लिए तो एक बहुत बेहतरीन विकल्प है। अगर आप चाहो तो उस पीडीएफ को निकलवाना। लेकिन हाँ, मैं ये और बोलना चाहूँगा कि अपने फ़ोन में ऑनलाइन पीडीएफ ना रखें, उसको आप ऑफलाइन रूप में निकलवा लें, क्योंकि पीडीएफ अनेकों सारी पड़ी रहती है, हम उनको नहीं पढ़ते हैं। और अपना टारगेट पीडीएफ इकट्ठी करना नहीं है, अपना टारगेट है किसी भी कंटेंट को लेना और उसको पढ़ना। और मैं मानता हूँ कि आप जो ऑनलाइन पढ़ोगे उससे बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आप अगर उसके कुछ पेज का पीडीएफ निकलवा लोगे और वो पढ़ोगे। तो जैसे कि मैं साइंस के नोट्स अवेलेबल करवाऊँगा, तो मैं आपसे बोलूँगा कि उसके भी आप पीडीएफ निकलवा लेना और उसको ढंग से पढ़ना। और मैं आपसे एक कहूँगा, अगर आप इंग्लिश ठीक ढंग से कर लेते हो तो आप सिलेक्शन की दौड़ में बहुत आगे निकल जाओगे। अब हिंदी के बारे में कुछ बात करते हैं कि हिंदी कहाँ से पढ़े, क्योंकि मार्केट में अनेकों बुक्स हैं और कुछ बड़ी बड़ी किताबें हैं, हमको ज्ञाता नहीं बनना है। और जैसा कि आरएसएसबी का पैटर्न है, मैं तो कहूँगा आपको आरबीएससी की एक 9 से 12 तक की हिंदी की व्याकरण की एक बुक आती है, बहुत पतली सी बुक है। अगर आप चाहोगे तो 15 दिन में उसको ख़त्म कर सकते हो। पर मैं बोला आप आराम आराम से, जैसे आप इंग्लिश के वोकैब करते हो डेली की 10-10, 20-20, आप उनको लेके विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, समास, ऐसी चीज़ों को आप धीरे 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 कर सकते हो। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट है जो अगर आप चाहो कि 1 महीने में हो जाए तो वो होगा नहीं। आपको उसके लिए धीरे धीरे थोड़े थोड़े टॉपिक लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर हिंदी की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि 9वीं से 12वीं तक की जो आरबीएससी की किताब आती है वो पढ़ें। और अगर आपने वो पूरी कर ली है तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर के जो हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अपने, चाहे आरपीएससी का आए हों चाहे आरएसएसबी का आए हों, आपको सारे के सारे करने हैं। आप ये कर सकते हैं कि अपने एक नोट्स बनाएं और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको नोट्स में लिख लें, ताकि जब आप अगली बार नोट्स को रिवाइज करें तो वो क्वेश्चन अपने पास होने चाहिए। आपको बार बार प्रीवियस ईयर के लिए अलग से कोई बुक या फिर कोई ऑनलाइन पेज ढूंढना ना पड़े। आपके नोट्स में अगर वो होगा तो आप कर सकते हो। अब जो आपको एक बहुत बड़ा पोर्शन है और जिसके नंबर बहुत कम है वो है जीके। और इसमें जो बेसिकली जो जीके है वो राजस्थान जीके है, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की पॉलिटी का एक पंचायती राज वाला चैप्टर। बस आपको इतना करना है। उसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि इंडिया की ज्योग्राफी संबंधित है, जो कि इंडिया की पारिस्थितिकी संबंधित है, इकोलॉजी। और इकोलॉजी वाले आपको मैं नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर। और जहाँ तक राजस्थान जीके की बात है, उससे भी अगर आपको कोई टॉपिक में ऐसा लगता है कि मुझे इसके नोट्स अवेलेबल होने चाहिए या फिर मुझे नोट्स का वैल्यूएडिशन करवाना है, तो मैं कुछ टॉपिक्स के आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। और राजस्थान की जो पॉलिटी का एक ही टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, उसके बारे में भी मैं आपको उसके जो पीडीएफ है मैं वो आप बना के अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप के लिंक में डाल दूंगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और निकलवा के उसको पढ़ सकते हैं। और अब हम जो बात करते हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एलडीसी का जो सिलेबस है उसका पैटर्न थोड़ा अन्य एग्जाम से डिफरेंट है। उसमें जो आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक है पूरे के पूरे टॉपिक नहीं है। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप पहले एलडीसी का सिलेबस डाउनलोड करें और उस सिलेबस के हिसाब से अपने टॉपिक तैयार करें और उन टॉपिक को पढ़ें। क्योंकि आप अगर पूरी आर्ट एंड कल्चर पढ़ने लगेंगे तो आपके लिए वो एलडीसी के हिसाब से तो एक अच्छा विकल्प नहीं रहेगा। तो आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए एक पहले सिलेबस उठाना है और सिलेबस में जो जो टॉपिक है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मेरा जो मानना है वो ये है कि हम जब तैयारी करते हैं तो तैयारी के 2 चरण होते हैं। एक तो सिलेबस पढ़ना और दूसरा होता है टेस्ट देना। टेस्ट को कभी इग्नोर नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में कहीं सुना होगा, मैंने खूब सारे टेस्ट दिए हैं, अलग अलग कोचिंग्स में दिए हैं टेस्ट। मैं नहीं कहता आप इस कोचिंग में जाकर टेस्ट दो, जहाँ भी आपको उचित लगता है, जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ टेस्ट देने चाहिए या फिर ये मेरे पास पड़ेगा, आपको ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। हालांकि मैं खुद ऑफलाइन टेस्ट को प्रेफर करता हूँ, पर आपको टेस्ट देने कैसे भी करके। और जहाँ तक ऑनलाइन ऑफलाइन की बात है तो मैं आपसे कहूँगा आप 2 टेस्ट ही ले सकते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। दिन में ज़्यादातर टेस्ट जो होते हैं वो संडे के दिन होते हैं
तो दिन में सुबह संडे का जो टेस्ट है अपना ऑफलाइन दे के आओ, खाना पीना खाओ, और उसके बाद जैसे आपको शाम को टाइम मिलता है तो एक ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उससे आपको एक जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो समझ में आएगा। और टेस्ट देना आपको एक यूँ मान के चलो, अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम के 100, 200, 300 क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो भी आपका जो सिलेबस का एक रिवीजन होता है। टेस्ट को आप एक रिवीजन तरह देख सकते हैं, और टेस्ट देने से आपको सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा वो आपकी एक्यूरेसी का होगा। आपको ये आइडिया लगेगा कि मैं जब इतने क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे इतने क्वेश्चन सही होते हैं। और ये आइडिया लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं या फिर मेरे ही जो दोस्त हैं वो मेरे से ये पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब आपको टेस्ट में मिलेगा। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारी एक्यूरेसी ख़राब है, कि हम इतने क्वेश्चन करते हैं वो गलत हो जाते हैं, फिर हम नेगेटिव चले जाते हैं। तो इसका भी केवल एकमात्र सॉल्यूशन है टेस्ट। अगर आपने टेस्ट प्रैक्टिस कर रखी है तो आपकी ये सारी गलतियाँ नहीं होंगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि टेस्ट देते रहें। अब जो एक सवाल आता है कि बच्चों का कि टेस्ट कब से दें, क्योंकि कुछ बच्चे कोचिंग कर रहे होते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ कोचिंग ख़त्म करके, या फिर हो सकता है जिन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं की, या फिर कुछ अभी स्टार्ट करेंगे। तो मैं इतना कहूँगा कि टेस्ट देने का कोई समय नहीं होता है। जब आप ठान लेते हो कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तब से आपको टेस्ट स्टार्ट कर देना है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में रहते हैं। सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता। हालाँकि आपको अपने लेवल पे ख़त्म करना है, पर सिलेबस इतना वाइड होता है कि अगर आप सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में बैठे तो आपके टेस्ट बहुत छूट जाएँगे। और जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, सीधी सी बात है, जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं उनकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उनको क्वेश्चन को हैंडल करने का जो तरीका है वो इम्प्रूव होगा, तो वो आपसे कहीं आगे निकल सकते हैं। तो टेस्ट जब आप तैयारी का मन बना लेते हैं और आपका कुछ सिलेबस हो चुका है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आज ही तैयारी करने बैठे पहली बार और आज ही आप टेस्ट देने लग गए। आपको अगर तैयारी करते हुए 5-6 महीने हो चुके हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप नए-नए लगे हैं तैयारी करने, तो आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं, उससे संबंधित टेस्ट देना है। तो मैं तो कहूँगा कि आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें, टेस्ट से ही होगा। और टेस्ट प्लस सिलेबस, ये दोनों आपने कवर कर लिए तो आपको एलडीसी ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक पाएगा। अब टेस्ट से संबंधित मेरी कुछ आपको एक राय होती है कि जब आप टेस्ट दे के आए तो आप क्या करें। जैसे कि आपने हो सकता है पिछले वीडियो में मुझे सुना हो टेस्ट के बारे में बताते हो, मैं फिर से एक बात रिपीट करूँगा कि जब आप टेस्ट दे के आए तो ऐसा नहीं करना है कि आपने टेस्ट दिया और उसको फेंक दिया। आपको वापस पेपर उठाना है और उसकी जो आंसर की है उससे मिलाना है। आपको देखने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। जो सही हैं उनको एक बार के लिए आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हैं उनको आपको देखना है कि आपके नोट्स में है या नहीं। अगर आपके नोट्स में है और फिर भी आपके क्वेश्चन गलत हैं, तो आपके हो सकता है आपको रिकॉल नहीं हुआ हो, या फिर हो सकता है आपने नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े। तो उसका एक इलाज है आप नोट्स ढंग से पढ़ें। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारे नोट्स में ही नहीं होते हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को अपने सिलेबस के हिसाब से आपको देखना है कि कुछ बार हम अलग अलग टेस्ट देते हैं अलग अलग एग्जाम के लिए। अगर आपके सिलेबस में है तो उसको अपडेट करिए। और मैं तो कहूँगा अगर आपको नया क्वेश्चन कहीं भी मिलता है जो आपके सिलेबस में नहीं है या फिर आपने नहीं देखा है, तो उसको आप अपने नोट्स में जहाँ भी सिलेबस के हिसाब से जिस भी टॉपिक का है, कि कोई लोक नृत्य का है तो वहाँ पे नृत्य में अपडेट कर दिया, कोई लोक देवता का है तो लोक देवता में अपडेट कर दिया। तो इस हिसाब से आप अपडेट करते चले। आप देखेंगे कि आपके जो 6 महीने बाद के जो नोट्स होंगे खुद के, उसमें इतना वैल्यू एडिशन हो चुका होगा कि आपको जो भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे हो रहे होंगे, जो आपसे पहले नहीं होते थे। तो टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आपसे जो गलत हो रहे हैं वो क्वेश्चन वापस गलत नहीं होने चाहिए। ये आप भी जानते हो, जो आप क्वेश्चन एक बार किसी एग्ज़ाम में गलत कर देते हो, वो एग्ज़ाम कभी ज़िंदगी में आपका किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होता। तो आप ये एनालिसिस ज़रूर करें, और जो सही क्वेश्चन है ना उनको भी एक बार देखें। क्योंकि कई बार अपन होता है कि 2 आ रहे थे और 2 अपन ने लगा दिए, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत 50% वो तुक्का टाइप, अगर वो भी आपका सही हुआ तो एक बार आपको देखें कि उसका आंसर ये था। क्योंकि अगली बार अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आए, और जैसे कि आरएसएसबी का पैटर्न है कि क्वेश्चन रिपीट होता है विद ऑप्शन, जो ऑप्शन थे वैसे ही आते हैं, तो अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे कोई ऐसी गलती हो ही ना, तो वो तो आपका एक्यूरेट होना चाहिए।
अब मैं एक एलडीसी या फिर ग्राम विकास अधिकारी या फिर किसी भी एक एग्ज़ाम को स्पेसिफाई ना करते हुए मैं एक जनरल बात करूँगा आपसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, आपको जो काम करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आपको पिछले 1 या 2 साल में जितने भी पेपर हुए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा आप आरएसएस भी कर रहे हो तो आरपीएससी के क्वेश्चन नहीं देखने, आपको देखने हैं। क्योंकि क्वेश्चन उधर से इधर आते हैं और इधर से उधर भी जाते हैं। हालाँकि आरपीएससी में बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन फिर भी आपको पिछले 1 या 2 साल के जितने भी पेपर हैं, उनको आपको लेना है। और फिर मैं वही कहूँगा, आपको ऑफलाइन में लेना है, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऑनलाइन केवल पीडीएफ्स होती है, फ़ोन में रखी रहती है, उन्हें कोई नहीं दिखता है। तो आपको उनको फिजिकली निकलवाना है और उन पेपर को सोल्व करना, उनके ऑफिशियल आंसर की साथ में रखना और उनको सोल्व करना। उनमें से जितने हो रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं हो रहे हैं तो वही वैल्यू एडिशन नोट्स का आपको अपने नोट्स में उनको अपडेट करना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, खासकर आरएसएसबी के एग्जाम में। तो अब इस तरीके से आपको करने से सबसे जो बड़ा फ़ायदा जो होगा वो होगा, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा कि वर्तमान जो सिनेरियो है या फिर वर्तमान जो टाइम चल रहा है उसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आपको ये समझ में आएगी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, या फिर आपको ये समझ में आएगा कि आपको कोई टॉपिक किस डेप्थ तक पढ़ना है। क्योंकि टॉपिक की कोई डेप्थ नहीं होती। अगर आप चाहो कि लोक देवता पढ़ना चाहूँ तो हमारे गांव-गांव में लोक देवता है, तो आपको ये उससे पता चल जाएगा कि आपको कहाँ तक पढ़ना है। और पिछले 2 साल के लिए बोलूँगा मैं। तो मैंने एक मोटा-मोटा आपको आइडिया देने की कोशिश की है कि आप एलडीसी के लिए किस प्रकार प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने इसके लिए ये आपको, आप इस वीडियो को समझें और मेरा जो समझाने का उद्देश्य है उसको पकड़ें, तो आपका पेपर निश्चित रूप से अच्छा होगा। अब हम पिछली कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एलडीसी 2024 में हुई थी, मैं उस टाइम एग्ज़ाम नहीं दे पाया था क्योंकि मेरा आरएस मेंस का एग्ज़ाम उसी टाइम था। तो उस टाइम मेरा एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। मेरे अनेक दोस्त हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उनके काफ़ी अच्छे नंबर हैं और वो अच्छे से सेलेक्टेड है, कुछ सचिवालय में भी लगे हुए हैं। तो पिछली जो कट ऑफ गई थी वो गई थी जनरल की 231 नंबर, जो कि दोनों फेज़ को मिला के थी, रिटन एग्ज़ाम और टाइपिंग। और 231 नंबर पिछली बार जो सीट थी एलडीसी के लिए लगभग 4042 के समथिंग थी, और इस बार जो सीट है एलडीसी की 10,600 प्लस सीट है। तो आपको लगता है कि हो सकता है कि कट ऑफ कम जाए पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार सीट कम थी। पर आपको उसके ऊपर नहीं बैठना है कि अगर कट ऑफ तो हमारे 200 नंबर आ जाएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। आपको टारगेट वही 230 240 का रखना है, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है और इस बार तो सीटी पुरानी हो रही है, तो जो बच्चे जो बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे थे जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिनका पटवारी वीडियो में नहीं हुआ, वो इस बार एलडीसी में बहुत अच्छा करेंगे। तो आपको अपना टारगेट 230 240 का रखना है। और एक जो अलग से बात है वो पीएच वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, क्योंकि पिछले जो 2 भर्तियों का पैटर्न देखा जा रहा है, 2018 वाली और 2024 वाली, उनमें पीएच वाले जो भी स्टूडेंट थे उनका टाइपिंग टेस्ट नहीं हुआ था, उनको केवल रिटन एग्ज़ाम के बेस पे सेलेक्ट किया गया था। हालांकि इस बार कुछ कह नहीं सकते कि हो भी जाए या ना भी हो, लेकिन आपको हर परिस्थिति के हिसाब से तैयार रहना है। आपको ये नहीं रखना है कि पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार नहीं होगा तो हम तैयारी ही ना करें। आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान उन पे भी देना है। अब मैं एक बार इसकी योग्यता से संबंधित बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि एलडीसी जो एग्ज़ाम है वो 12th पास के एग्ज़ाम है। आपको 12th पास की सीटी चाहिए। और आपकी अगर एज की बात करें तो वे सभी विद्यार्थी जिनकी 1 जनवरी 2027 को एज 18 से 40 वर्ष है वो दे सकते हैं। और जो अपर क्राइटेरिया 40 वर्ष का वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होता है। मैंने जो एक जनरल बात करी है, उसके बाद जैसे कि अलग अलग कैटेगरी में आपको अलग अलग एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देखें। अब कई सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि हमें लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए या फिर रूम में पढ़ना चाहिए, तो मैं ये किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ूंगा कि आपको कहाँ पढ़ना ज़्यादा पसंद है। अगर मेरे से बच्चे खूब सारे पूछ रहे थे आप कहाँ पढ़ते थे, तो मैं एक अपने ही रूम का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं अपने ही रूम पे टेबल कुर्सी लगा कर पढ़ता हूँ और पहले भी यही पढ़ता था। मैं लाइब्रेरी बहुत, यूँ मान के चलो अपनी 3 साल की जर्नी में लाइब्रेरी 2 या 3 महीने गया हूँ। तो मुझे रूम पे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से देखें, मैंने ये नहीं कहा आप रूम पे पढ़ो। अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में पढ़ो। रूम पे पढ़ना है रूम पे पढ़ो। और एक जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे थे 4th ग्रेड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पुलिस वेरिफिकेशन संबंधित,
तो मैं एक बार बता देना चाहूँगा, अभी आपको कोई पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत आपको जॉइनिंग के टाइम होती है। अभी जो आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, उन पे आप ध्यान दें। और कई सारे बच्चों का कमेंट था कि हम कब बनवाएँ? तो उसके लिए आरएसएस भी जल्दी ही नोटिफिकेशन डाल देगी, और जैसे ही आरएसएस भी नोटिफिकेशन डालती है, मैं वीडियो बनाकर या फिर अपने टेलीग्राम चैनल में आपको ये अपडेट कर दूंगा कि उन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया है। तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं तभी बनवाने हैं। मैंने एक आपको जनरल आइडिया दिया था कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि जो पहली बार डीवी कराते हैं वो बच्चे बहुत सारी असमंजस में होते हैं कि हम क्या करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, क्योंकि ये एक जॉब का सवाल होता है। तो आप ज़्यादा डरे या घबराएं नहीं। आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें। हालाँकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और करूँगा भी। तो इस प्रकार से आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि आप एलडीसी के लिए किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। और सभी जो एलडीसी वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगली एग्ज़ाम आपकी है। कुछ जो 4th ग्रेड में नहीं लग पाए थे, उनको अभी हताश नहीं होना है। उनकी 5-6 महीने में वापस एग्ज़ाम है। आपको फिर से अपने आप को बेहतर बनाना है। आपको अपनी गलतियों का एनालिसिस करना है। और देखो, हो सकता है आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़े नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो तो अनेक सारी समस्याएँ होती है। उस टाइम आपका मेंटल प्रेशर कैसा है? आप उस टाइम क्या सोच रहे हैं? कुछ बार कई बार अपन जो अच्छे से आते हो ना, वो क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलतियों से बचना है। और एलडीसी वाले जितने भी मेरे भाई हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करें। मैं आपको समय-समय पर अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू।